हेलो दोस्तों। बात हम एसएसबी की करते रहते हैं, लेकिन बहुत से आप जो है किनारे के इस तरफ खड़े हो, यानी कि रिटन एग्जाम क्लियर करना है। एंड ये भी एक दुविधा है कि सीडीएस का रिटन एग्जाम कैसे क्लियर करना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आयुष। आयुष जो है बहुत ही जबरदस्त यंग आदमी है आपकी तरह। इसने अनगिनत बार एफ कैट और सीडीएस क्लियर किया है और उससे ये बातचीत मैंने की है। और मैंने देखा कि इतना सिस्टमैटिक तरीके से ये आपको समझा रहा है कि किस प्रकार सीडीएस को 60 दिन में आप क्रैक कर सकते हैं। हाउ यू कैन कॉन्कर एंड डिवाइड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, व्हाट बुक्स टू रीड, फ्रॉम वेयर डू द क्वेश्चंस कम, क्या आपने करना है जिससे कि आप एक चांस में अगर इसकी एडवाइस फॉलो करें तो आप जो है सीडीएस क्रैक कर सकते हैं। सो ये मैंने इंस्टा लाइव किया था कुछ दिन पहले और बहुत उसमें भी बड़ी पॉपुलैरिटी थी और बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं कि यूट्यूब पे कब आएगा। तो लिसन टू दिस अमेजिंग टॉक, हाउ टू क्रैक सीडीएस इन 60 डेज। थैंक यू। Hello, good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग आयुष। कहाँ हो तुम? Yes, sir. So I'm Jaipur, sir, Rajasthan. जयपुर में? ओ, यू बिलोंग टू Yes, जयपुर? sir. Yes, sir. I hail from Jaipur. ओ, और कहाँ से किया स्कूलिंग कॉलेज वगैरह? Uh, sir, I did it from Rajasthan only. Jaipur. अच्छा, जस्ट टेल मी अबाउट योर स्कूल, वेयर डिड यू डू योर 10th एंड 12th फ्रॉम? Sir, I completed my 10th from CBSE. My school name was Alpha Beta School. Then I went to do my graduation. Uh, I am from science background, by the way. So GS, साइंस, like other बीएससी। people, yes, sir. हाँ। Uh, like other people, GS is also one of the sections that I feared when I initially started preparing. So it is in our mind. It's all about everything is in our mind. GS is not that tough, and I या completed इतना my ना, graduation. ईयरफोन निकाल दो, उससे ना वॉइस थोड़ा सा वो होता Okay, है। okay. जैसे फौजी है, दबंग बोलो यार, ऐसे कैसे हम बोलते हैं। मैं लेके सारे, मेरे पास सारे माइक हैं, ईयरफोन भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, और सब ऐसे ही पड़े हुए हैं अभी। अब मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अब हाँ, अब बताओ, यू डिड बीएससी? Yes, sir, I did BSc. हाँ देखो, अब But अभी आवाज साफ होगी। अच्छा, yes, sir, बीएससी किस में किया? आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे? sir, I had physics, chemistry, and mathematics. ओह, तो पढ़ाई में होशियार थे तुम। Yes, sir, you can say that. But yes, sir, I was good. I was average, not very good, sir. I only had 61% in my graduation. वो Not that ग्रेजुएशन bright. तो यार, कॉलेज में और भी मस्तियां होती हैं, सब पढ़ाई थोड़ी होती है कॉलेज में। स्कूल में कितने मार्क्स थे तुम्हारे? सर स्कूल में मेरा मतलब 12th तक 65 ही था, ज्यादा नहीं था। अच्छा, Yes, ओके। sir. और 11th में तो सप्लीमेंट्री भी लगता बचा था। अच्छा, क्यों, क्या कर रहे हाँ, थे तुम 11th में? कहाँ घूम रहे थे? बंक कर रहे सर थे क्या? सर ऐसा ही होता है। मतलब गलती तो सारी हमारी ही होती है। किसी को हाँ, दोष नहीं दे सकते। हाँ, और स्कूल में मतलब इतना सिंसियर नहीं रहते हैं और बहुत ज्यादा हम्म, डिस्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं स्कूल में। कोई हम्म। मोटिवेशन नहीं होता ना, कोई टारगेट नहीं होता, आपके फ्रेंड सर्कल से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, तो स्कूल में फिर मार्क्स गिर ही जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो आज ना ये सब बच्चे आए हैं ये सुनने के लिए कि आयुष क्या बताएगा स्ट्रेटजी फॉर क्लियरिंग सीडीएस रिटर्न इन 60 डेज। तो यस आपने सर। ना अपना फंडा बताओ। आप कितनी बार क्लियर किया आपने सीडीएस एग्जाम, रिटर्न एग्जाम? सो मैं क्लियर 5 टाइम्स सीडीएस। हाँ। यस सर। और स्पेशल बात ये कि जीके जिस सेक्शन से लोग डरते हैं उसमें मेरे इस बार 60 मार्क्स थे और प्लस पिछली बार 50 मार्क्स करीबन थे। तो जीके जो था वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारी जो सेशन के बाद में जिसने भी सेशन लिया उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी जीके में। और अच्छा, बाकी इंग्लिश वगैरह को जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं वो भी हम देख लेंगे। 80 ओके। मार्क्स मेरे जीके इंग्लिश में भी 80 मार्क्स करीबन थे सीडीएस में। तो आईएमए की करीबन कट ऑफ मेरी जीके प्लस इससे सीडी इंग्लिश से मिला करके निकल जाती है।
एक बार तो ऐसा हुआ था मेरे साथ में, तो मैथमेटिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ी, बट मैथ्स भी हम करेंगे कवर। तो फंडा ऐसा इतना सही होता है। है, ऐसा होता है क्या, बिना मैथ्स के भी क्लियर हो जाता है क्या? यस सर, हो जाता है। नहीं, मैथ्स बिना नहीं होता है, आपको क्लियर करना जरूरी है, 20 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। हाँ, कट ऑफ तो चाहिए ना। चाहिए उसके अंदर में, बट आप उस स्कोर को टच कर सकते हो, वही बहुत बड़ी बात है, मतलब मैथ्स के सिर्फ इंग्लिश और जीके से। ओके, चलो फिर जैसे आपने बताना है, आप सब्जेक्ट वाइज ले लो, पहले जीके और ये इंग्लिश और मैथ्स, जैसे आपको ठीक लगता है। बहुत से लोग सुनना चाहते हैं और फिर बाद में देखेंगे इस लाइव को कि भी कैसे क्लियर करना, ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है इनके आगे, सीडीएस। तो आप जरा, या नाउ नाउ जस्ट टेल अस। So we will start with English today, okay? So ओके। इंग्लिश के अंदर सबसे पहली जो बड़ी गलती करते हैं लोग, न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। उससे तो स्टार्ट नहीं करना, वो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा आपको, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर तो स्ट्रेटेजी। ये तो मैं 1 साल से कह रहा हूं कि जिनके घर में 2 अंग्रेजी के अखबार नहीं आते वो अनपढ़ है। वो कभी कुछ मतलब पेपर तो बहुत जरूरी है, अगर आप पेपर नहीं पढ़ रहे हो, बट इंग्लिश के लिए पेपर पढ़ना आई थॉट जीके के लिए जरूरी है। नो सर, ये जीके कहते के लिए कोई जरूरी नहीं है। जीके में क्योंकि जो जीके का पोर्शन आता है वो फैक्ट बेस्ड आता है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन आया था पिछले साल ही कि कौन सी कंट्री में मलेरिया जो है वो खत्म हो चुका है, WHO ने बता दिया है कि मलेरिया फ्री है ये कंट्री। तो इस तरह की जो न्यूज आती है ना सर, वो न्यूज़पेपर में एक ही दिन आती है, और अगर किसी ने मिस कर दी ना, तो वो फिर कंटिन्यू नहीं चलेगी, जैसा कि बाकी न्यूज़ के साथ में होता है। तो न्यूज़पेपर से बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है किसी इंसान को, अगर करंट अफेयर्स निकालने हैं तो। अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है न्यूज़पेपर से, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है अभी, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, वो एसएसपी वगैरह में काम आएगा। बट इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन जीके। एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड 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 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, फिर क्योंकि इंग्लिश में और कैसे करना है इंग्लिश की तैयारी? इंग्लिश की तैयारी सर, हम छोटे पोर्शंस पे नहीं जाएंगे, जैसे स्मॉल पीक्यूआरएस वगैरह, ये सब लोग कर लेते हैं लगभग, जो इंग्लिश मीडियम से निकलते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं सेक्शंस होते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स, और साथ में होते हैं एरर्स, प्लस साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेकंड। हाँ, वो मेरा डॉग डॉग तंग कर रहा। हाँ, अभी बोलो दोबारा से। आई डिडंट फॉलो दैट। या Which newspaper? You can start with Indian Express. तो इसके अंदर हमारा जो हम थे इंग्लिश पोर्शन पे, तो 4 सेक्शंस जो होते हैं सबसे मतलब प्रॉब्लमेटिक होते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स, एक हमारा एरर, और एक पार्ट ऑफ स्पीच। उसके अलावा फिर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, वो सब रीडिंग बेस्ड है। पहली बात तो ये मिथ है कि इंग्लिश का पेपर जो है वो ग्रामर बेस्ड है। इंग्लिश का पेपर ग्रामर बेस्ड नहीं है, वो रीडिंग बेस्ड पेपर है। ग्रामर बेस्ड तो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें उसमें सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सेक्शन ग्रामर बेस्ड है। उसके अलावा आपको ग्रामर की कहीं जरूरत नहीं है। तो अगर कोई मेरे से पूछता भी है ना एडवाइस, तो मैं उससे यही बोलता हूँ कि आप इंग्लिश के पेपर सॉल्व करने से बेस्ट तो रोज न्यूज़पेपर के 6-7 आर्टिकल पढ़ना शुरू करो। तो उसका पहला बेनिफिट मैं बताता हूँ, एंटोनिम एंड सिनोनिम से स्टार्ट करते हैं। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स 20 क्वेश्चन आते हैं सीधे सीरियस इंग्लिश के अंदर। उन 20 क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, एक जो लोग आर्टिफिशियल तरीका अपनाते हैं, इंस्टाग्राम से 5 वर्ड्स ले लिए, किसी पेज से 5 वर्ड ले लिए, फॉलो कर लिया उसे, उन वर्ड्स को रटना शुरू कर देंगे। लास्ट में इतना सा होता है उसमें से कुछ भी याद नहीं रहता है, और ना पेपर में वो आते हैं। पेपर में आता है जो मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। इस बार का जो पेपर था सीडीएस का, उसमें मैंने 19 आउट ऑफ 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स राइट किए थे। उसका एक कारण सिर्फ इतना सा था कि सीडीएस के पेपर में जो एंटोनिम और सिनोनिम आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के अंदर से आ रहे हैं। पेपर से ही पेपर बन रहा है आपका। न्यूज़पेपर इज दैट इम्पोर्टेंट। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई अगर इंसान न्यूज़पेपर को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा टाइम दे रहा है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग और रटने में वर्ड्स को, तो ऑटोमेटिकली उसका ये पोर्शन उसको पता भी नहीं चलेगा पर इंप्रूव हो जाएगा। आई एम रीडर, मुझे पता है कि ऐसे एक बार भी मैंने कुछ भी रटने की कोशिश नहीं की उसमें। न्यूज़पेपर में भी फाइनाइट, ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर में इनफाइनाइट वर्ड्स है।
जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्रेसिव है। ये एग्रेसिव कोई भी वायलेंट इंसिडेंट होगा तो उसमें न्यूज़पेपर बार बार वही वर्ड यूज करेगा, एग्रेसिव, अगर उसको वो इमोशन बताना है तो न्यूज़पेपर के अंदर। ये नहीं है कि हर बार वो वर्ड चेंज कर रहा है। तो वोकेबलरी जो न्यूज़पेपर में है वो फाइनाइट है, और पेपर में जो है सीडीएस के वो उसी में से आ रही है, न्यूज़पेपर के अंदर से। जैसे मैं बताता हूँ, मैं जीरो था, जीरो से स्टार्ट किया था मैंने वोकेबलरी सेक्शन भी। इंग्लिश इतनी बेकार थी कि 12th के बाद तो मैं बोल भी नहीं पाता था। तो वहां से स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। पहले स्टार्टिंग में पता नहीं था उसके मतलब इफेक्ट्स क्या होते हैं, जब तक आप पहुंच नहीं जाते, रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक पता नहीं चलता कि प्रोसेस क्या थी। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, तब न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब इतना कि आप उसके बिना इंग्लिश प्रॉपर कर ही नहीं सकते। बाकी सेक्शन कर सकते हो, स्पेशली एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इसके लिए कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है, आपको रीडर बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है आपका। देन मैंने जो किया था मैं वो बताता हूँ। एंटोनिम सिनोनिम्स याद अगर आपको रिटेन करने हैं तो मैं क्या करता था, रोज के 5 वोकेबलरीज या 5 से 10 वोकेबलरी एक नोटबुक में लिख लेता था, उसके मीनिंग के साथ में। नीचे उसका जिस सेंटेंस से मैंने वो वर्ड पिक किया वो सेंटेंस लिख लेता था। उसको याद नहीं करता था, उसको छोड़ देता था। नेक्स्ट दिन में जब न्यूज़पेपर उठाने जाता था तो मैं एक बार न्यूज़पेपर उठाने से पहले वो 5 वर्ड वापस देख लेता था सिर्फ, और उसको एक बार देख करके छोड़ देता था। नेक्स्ट फिर मैं न्यूज़पेपर जब स्टार्ट करता था, अगर मुझे वही वर्ड वापस मिलता है न्यूज़पेपर में, देन मैं उस वर्ड को याद करने की कोशिश करता था। अगर मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं वापस जाकर के उसे चेक कर लेता था। इतनी सी बात है। तो उससे क्या रिपीटेशन चालू हो जाते थे, और मुझे भी नहीं पता था कि 4 महीने के अंदर अंदर मैंने द हिंदू और जो इंडियन एक्सप्रेस थे उसके सारे वर्ड याद कर लिए थे। ठीक है, वेरी गुड। प्रैक्टिकली मैंने सारे वर्ड्स याद कर लिए थे, मुझे वर्ड्स मिलना ही बंद हो गए थे कुछ टाइम बाद में। ये एक्सरसाइज सिर्फ 4 से 5 महीने की थी मैंने। 4 से 5 महीने का कंपाउंडिंग इफेक्ट मैं बताता हूँ। 30 × 5 अगर आप डेली के हिसाब से भी कर रहे हो तो 150 वर्ड होते हैं एक महीने में। ठीक है, इतने तो वर्ड भी नहीं है उसमें आएंगे जो। ठीक है, तो ये वोकेबलरी सेक्शन खत्म हो जाता है उससे। इसका एक और इफेक्ट होता है कि आप है ना एक बार न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, फिर आपका इंटरेस्ट बुक्स में भी जाने लगता है। और जब आपका इंटरेस्ट बुक्स में जाने लगता है ना, तो आपको किसी मेंटर की भी जरूरत नहीं होती, बुक उठाई खुद ही पढ़ लो। क्योंकि वर्ड्स के कारण अटक रहे हो आप, वर्ड्स अटक जाते हैं तो मेंटर ढूंढना शुरू कर देते हैं, कोई इसको एक्सप्लेन कर दे। तो वो रीडिंग हैबिट्स जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव करती है। अब इसका नेक्स्ट बताता हूँ मैं। एक तो क्लॉज टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। क्लॉज टेस्ट कुछ नहीं है, आपके जो न्यूज़पेपर लाइंस है उसके बीच में से कुछ वर्ड्स हटा दिए उसने। तो आप जब न्यूज़पेपर रीडिंग में हैबिचुअल हो जाते हो, उसके बाद में क्या होता है, आपका माइंड ऑटोमेटिक प्रेडिक्ट करना शुरू करता है नेक्स्ट वर्ड। रीडिंग यही तो है, रीडिंग में हर एक वर्ड थोड़ी पढ़ते हैं हम इसको सिर्फ देख करके आगे स्किप करते हैं फास्ट रीडिंग के अंदर। तो जब कोई वर्ड हम मिसिंग होता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड क्या है, और 4 ऑप्शन में वो वर्ड दिया हुआ होता है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता होता है, आपकी इंस्टिंक्ट कह देती है कि ओके 4 में से ये ऑप्शन जो है ये राइट है। और ये इंस्टिंक्ट्स का जो है ये ऐसे ये प्रैक्टिकल तरीका है। मैं खुद, मेरे 10 में से 10 ठीक होते हैं, मतलब क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ना एरर में आती है। इसी प्रैक्टिकल तरीके से तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंडिस्पेंसिबल, मैं तो ये कहूंगा जो भी प्रिपेयर कर रहा है। बाकी जैसे कुछ सेक्शन होते हैं, सेकंड एरर की बात कर लेते हैं हम। एरर सेक्शन के अंदर आप ये कर सकते हो कि एरर में ना रॉन्ग मत ढूंढो, क्योंकि रॉन्ग आपको पता नहीं है क्या है। आप राइट ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप राइट लाइंस पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको पता है इसके बाद में क्या आता है, हेड वगैरह वगैरह सब आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट विद कब लगता है, एंड कब लगता है, बोथ कब लगता है, ये सब चीजें हैबिचुअली रीडिंग से आप पिक कर लोगे ये सारी चीजें। और जब आप पेपर करना शुरू करोगे ना, एरर में राइट ढूंढना शुरू करो, रॉन्ग ऑटोमेटिकली लास्ट में कॉर्नर हो जाएगा। ओके दिस सेंटेंस, अगर आपको उसमें डाउट भी है ना तो आपको कुछ सेक्शन तो मिल गया। 4 सेक्शन होते हैं, उनमें से एक सेक्शन तो मिल ही गया आपको कि ओके ये कॉर्नर्ड है, तो मुझे पता नहीं है एरर क्या है, बट इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, उसको भी टिक करा ठीक होगा इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से। बाकी एरर के अंदर एक लास्ट ऑप्शन होता है नो एरर। एक्सपीरियंस से बताता हूँ, 10 में से सिर्फ एक आंसर या 2 आंसर ऐसे होंगे जिसका ऑप्शन जो है वो लास्ट वाला डी वाला होगा। उसके अलावा जितने भी है सिर्फ वो 3 सेक्शंस में से होंगे आपके।
ये तो तुम पुराने पक्के वो दे रहे हो, मंत्र दे रहे हो इनको एग्जाम से पहले वाले। ये टेस्टेड है ये सारी स्ट्रेटेजीज। जब अच्छा लोग okay। ये जब राइट मतलब राइट ढूंढने निकलेंगे ना, तब इन्हें रॉन्ग ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे मैंने टेस्ट सही भी की सही। थी अभी कुछ पेज पे, इम्प्लीमेंट की थी ये strategy, उन सबके ठीक हो रहे हैं और वो मेरे को लिख भी रहे हैं, भैया ये स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी है, रॉन्ग ढूंढने से अच्छा राइट ढूंढो। तो अच्छा उससे ठीक है। एरर हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम। एंटोनिम सिनोनिम्स तो वैसे निकल जाएंगे आपके न्यूज़पेपर से, एरर भी इसी तरीके से निकल जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह आते हैं, इसको आप रीड कर सकते हो किसी भी बुक से। ओके, ज्यादा डीप में नहीं जाना होता, सिर्फ नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इनकी डेफिनेशन देख लो और ये होते क्या है ये देख लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप पाथ फाइंडर बुक है या फिर आपके पास कोई भी इंग्लिश की बुक है उसमें दिया हुआ होगा। सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसको उसी तरह से ट्रीट करो जितना उसका वेटेज है, इसमें इतना ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है, बिल्कुल। यही गलती करते हैं कि टाइम कैसे अपना 2-1.5 महीना दे देंगे सिर्फ ग्रामर पढ़ने के अंदर, न्यूज़पेपर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो उससे क्या है, 2 महीने उन्होंने ग्रामर तो पढ़ ली, वो पीएचडी कर सकते हैं लेकिन सीडीएस क्लियर नहीं कर सकते, उन्होंने 10 क्वेश्चन के लिए 2 महीने लगा दिए। वेरी तो गुड, वेरी गुड वहां टिप। पर हाँ। दिक्कत है। तो वहां टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले तो एड्रेस देखो, तुम्हें जहां जाना है डेस्टिनेशन वो देखो, तो एक बार पेपर उठा के देखो पुराने। ठीक है, जब तक आपको क्लियर आइडिया नहीं होगा आपको कहाँ जाना है तब तक आप पहुंच ही नहीं सकते। तो एक बार हम्म। प्रीवियस पेपर उठाओ, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है वो देखो। तुम्हें सिर्फ 4 वर्ड मिलेंगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, इंटेंसिफायर्स एंड डिटर्मिनर्स। ये 4 भी पढ़ लिए ना, ये होते क्या है ये पता लगा लिया, तो ये क्वेश्चन तुम खुद ही कर दोगे बिना ग्रामर पढ़े। बस तुम्हें पता होना वेरी चाहिए गुड। होते क्या है। ठीक है, तो रिवर्स अप्रोच अपनाओ, सब कुछ मत पढ़ो, वो पढ़ो जो एग्जाम पूछ रहा है। बिल्कुल सही बात है। टाइम से टाइम बचेगा आपका। तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर इज मस्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आप लोग वो कर सकते हो। बाकी सारे सेक्शंस इजी है, पैसेज वगैरह ये सब रीडिंग बेस्ड है। पैसेज, क्लॉज टेस्ट, आपके पीक्यूआरएस, स्मॉल एंड बिग दोनों। पीक्यूआरएस इजी इसलिए तो लगते हैं, इसके लिए कुछ पढ़ने के लिए तो कुछ है नहीं, रीडिंग बेस्ड है। आपको पता होता है सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, रीडिंग से ही पता लग जाता है। तो इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत पड़ती नहीं। तो इंग्लिश सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा, न्यूज़पेपर पे फोकस रखना 2 महीने बस। हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो फिर मैथमेटिक्स की कर लेते हैं, पहले जीके लास्ट में हाँ, रख देते हैं। ये जीके विल बहुत लोगों का मेक। प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम था मैथमेटिक्स। हाँ। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, फर्स्ट थिंग तो ये है। ठीक है, ये बाकी सेक्शंस की तरह नहीं है कि आपने कुछ याद कर लिया और हो गया, नहीं, इसके अंदर आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ में। तो मैं 3 चीजें बताता हूँ जो बाकियों के लिए भी काम की और मेरे लिए भी काम की। फर्स्ट, गिव अप क्यों करते हैं वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन जो है, जब कोई भी इंसान पिक करना शुरू करता है, पहली बार किताब उठाई, थ्योरी तो पढ़ लेगा लेकिन जैसे ही क्वेश्चन देखता है उसे समझ में नहीं आता क्वेश्चन। तो पहले इजी क्वेश्चंस पिक करना शुरू करो जब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, पहले ही पहाड़ तोड़ने निकल जाओगे कुछ नहीं होगा, गिव अप कर दोगे। ठीक है, इजी से स्टार्ट करो। एक बार आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड, मतलब आप थोड़े बहुत भी क्वेश्चन करना शुरू हो गए, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, ओके वी कैन डू सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन आप बाकी जगह टाइम वेस्ट मत करो, सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके एक चीज बता देता हूँ, पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन सारे रिपीटेड आएंगे। कुछ भी अलग नहीं आता है इसमें, जो पहले पूछ रहा था वो रूट्स में वही अभी पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन आते हैं, सेम, बस डिजिट चेंज करके। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाना, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पे जैसे ही थोड़े कम लेवल के सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करना। नहीं होता है तो मैं बताता हूँ क्या करना है, और होता है तो गुड, वहीं से प्रैक्टिस करना है कंटिन्यू। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जो बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, जो बिल्कुल मैथ्स में, तुम तो साइंस के स्टूडेंट थे, बट मेरी तरह काफी है बैक बेंचर, उन्होंने 10th के बाद मैथ्स पढ़ा ही नहीं, ह्यूमैनिटीज वाले, वो कैसे क्लियर करें? ह्यूमैनिटीज वालों के लिए सबसे फर्स्ट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ओके, कि पढ़े कहाँ से और पहले तो आ क्या रहा है वो चेक कर लेना। ठीक है, पेपर उठाए सारे और उसमें से सेक्शंस आइडेंटिफाई कर लेना। ओके, इतने क्वेश्चन ट्रायंगल में से आ रहे हैं, इतने सर्कल में से आ रहे हैं, इतने ट्रिग्नो में से आ रहे हैं, तो एक आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा। ओके, कि इतने इतने क्वेश्चन इस सेक्शन में से आ रहे हैं। ओके, 10 तक सबने मैथ्स पढ़ी है। ओके,
ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है 11 से, ऊपर जाना शुरू करती है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 10-11 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसको स्किप करते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो अप्रोच लेके भी मत चलना कि हम सारे क्वेश्चन करेंगे, हमें एक सिर्फ टारगेट रखना है। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए मैं बता देता हूँ टारगेट, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए 35 क्वेश्चन आर इनफ। अगर 2 घंटे में वो 35 क्वेश्चन कर पा रहा है, इट्स मोर देन इनफ। बाकी जो साइंस और बाकी मैथमेटिक बैकग्राउंड से है, वो 50 to 60 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं इजीली, कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीटेड है। आपने अगर वही चीज बार बार की है, तो आप जब एग्जाम में जाकर के नेक्स्ट एग्जाम में बैठोगे तो सेम चीज आएगी, बस आपको करनी है और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस। तो ये भी कर सकते हैं जो आयुष मैं सोच रहा था, जो मैंने अपनी, क्योंकि मैं हैरान हूं तुम्हारी बात सुन के, कुछ नहीं बदला ये 35 साल 40 साल में, ऐसे आ रहे सीडीएस का ऐसे ही हो रहा है एग्जाम। तो मैंने क्या किया था, जब मैं तो 10th में भी बड़ी मुश्किल से पास किया था मैथ्स, शायद मेरे तो 45 या 48 ऐसे कोई नंबर थे, 50 से भी कम नंबर थे 10th में, और 50 से कम वालों को, नलायकों को आर्ट्स देते थे हमारे स्कूल में, और चॉइस भी नहीं थी, 2 ही सब्जेक्ट थे, वही लेने ले लो, नहीं तो बाहर चले जाओ। तो मैंने क्या किया था, मुझे याद है, मुझे ज्योमेट्री एंगल शैंगल थोड़ा आइडिया था मेरे को, वो बना के ना डी के साथ, और वो ऐसे करके इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, पता नहीं क्यों इतना मुझे पता था। मैंने कहा यार इसके सवाल नहीं छोड़ने कोई भी। और एक और कोई यूनिट थी, पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गई थी, अब मैंने सीख लिया साइन थीटा कॉस थीटा और ये वो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मैं बाकी पढ़ाई नहीं, मैंने कहा यार वो क्यों टाइम वेस्ट करना। तो मैंने 1 या 2 यूनिट मुझे याद है मैंने करी, और उसमें अपना आराम से, मुझे लगता है ऐसे कट ऑफ क्लियर हो गया होगा। तो आप क्या रिकमेंड करते हो ऐसा कुछ? सर वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार सेक्शन आइडेंटिफाई करो। 10th के बाद में शुरू हुई थी ना ट्रिग्नोमेट्री, तो छोड़ दो, 11 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। अगर आप पूरा टाइम दोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन तो करके आने वाले हो नहीं। प्रैक्टिकल टारगेट 30 से 35 फॉर नॉन मैथ्स और 50 से 60 फॉर मैथ्स बैकग्राउंड, तो उस पर फोकस रखो। वो सेक्शन देखो जो आपको थोड़े ऐसे लग रहे हैं ओके ये मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में आपको एक बार आइडेंटिफाई कर लिए तो स्टिक रहना उन्हीं सेक्शंस पे जो आपने पहले डिसाइड कर दिए कि ये इन क्वेश्चंस को मैं करके आऊंगा एग्जाम में। बाकी क्वेश्चन मैं छोड़ भी दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे ध्यान मत देना, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे ना ज्यादा से ज्यादा, तो जो क्वेश्चन आप करके आने वाले थे ना वो भी नहीं करके आ पाओगे, वो भी नहीं होंगे। तो वो करना, फोकस अपना पहले डिसाइड कर लेना, फिर उठाना पाथ फाइंडर जो अरिहंत की आती है, उसको उठा करके आप थ्योरी तो पढ़ ही सकते हो उसमें से, ठीक है। उससे बेसिक लेवल क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं आपको। तो एक बार बेसिक लेवल क्वेश्चंस करके थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आना शुरू करो कि आई नो दिस कॉन्सेप्ट, मुझे फॉर्मूले भी याद हो चुके हैं, मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। एक बार वो बिल्ड हुआ, सीडीएस पेपर उठाया, सीधे क्वेश्चन करना शुरू किए। नहीं आता तो मैं तरीका बताता हूँ। काफी सारी टेक्नोलॉजी के कारण अब हमारे पास में ऐप भी आ चुके हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करके दे देते हैं। एक ऐप का नाम मैं बता देता हूँ, डाउट नट नाम से आती है वो ऐप, ओके। उसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन का फोटो खींचना है, वो खुद ही स्कैन करके एक वीडियो दे देगा आपके सामने, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। अरे ये कमाल की बात है, क्या नाम है सर? डाउट नट नाम से आती है, डाउट नट नाम से, डाउट नट, DOUBT, डाउट नट। सो कमाल है, किसका माइंड है भैया? अच्छा फोटो खींच दो, सॉल्व कर देगा। हाँ, एआई का सारा फायदा सर उन्हीं ने उठाया है, मतलब रिकॉग्नाइज कर लेता है वो क्वेश्चन किस तरह का है। और काफी जो ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ये वो लोग जानबूझ करके, मतलब टारगेट उनका यही होता है कि ये तो सॉल्व करके रखे ताकि कोई आए तो हम उन्हें प्रोवाइड करवा सकें ये सारी चीजें। तो आपको सीडीएस वगैरह के सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आईआईटी के मैं नहीं कह सकता, सीडीएस के मैंने सारे देखे हैं, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन उसमें कर लो, उसमें करके और उसमें से कॉपी कर लो। अच्छा ऐसे किया इसने, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस आप पहले तो स्ट्रगल करना, स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको अटके और आपने वीडियो चालू कर लिया, नहीं। एक रूल बनाना कि किसी भी क्वेश्चन के साथ में एटलीस्ट 10 मिनट तक स्ट्रगल करना है। इससे पहले डाउट नट भी नहीं खोलूंगा, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको पहले खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके। फिर नहीं हो रहा है लास्ट में, देन यू कैन टेक हेल्प। गए, फोटो खींचा, वीडियो देखी, देख ली वीडियो, फिर आपको प्रोसेस पता लग जाए, ओके यहाँ पे मैं गलत था,
इसी से आपको कॉन्फिडेंस और मतलब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। ओके, और आप वेरी जब प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तो आप डेस्टिनेशन की तरफ भी सही जा रहे हो। ओके, क्योंकि सेम पैटर्न आने वाला है एग्जाम में। वेरी तो गुड। बी स्पेसिफिक। सेकंड, इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस, मैथ्स का कोई और अल्टरनेटिव नहीं होता है। थ्योरी पढ़ करके कोई मैथ्स नहीं कर सकता। सही ओके, बात है, बैठना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व सारे करना ही एग्जाम पड़ेगा। प्रैक्टिकल है, इंग्लिश भी प्रैक्टिकल है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, न्यूज़पेपर बुक्स नहीं पढ़ते। हमने कोई मुझे ग्रामर से कभी प्यार नहीं था, मुझे कभी ग्रामर पढ़ना अच्छा नहीं लगा। मतलब अगर, बट हमें बुक्स पढ़ने का शौक था, अखबार पढ़ने का शौक था, बोलते थे, इंग्लिश स्पीकिंग सीख ली, फिर फट पता लग जाता प्रैक्टिकल होता है यार ये सही है गलत है। यस सर, जैसा मैं कैसे सोचता हूँ कि जब सीडीएस पेपर डिजाइन किया जाता है तो उनको ग्रामर टीचर थोड़ी चाहिए, उनको तो एक ऑफिसर चाहिए जो इंग्लिश पढ़ सके, बोल सके, नॉर्मल चीजें एग्जैक्टली। बोल सके। पार्ट्स ऑफ हाँ स्पीच बनाना है उसे जा करके, लिख हाँ, सके सही बात कुछ है। लिख। मा, मास्टर थोड़ी बनाना है इंग्लिश का। मास्टर थोड़ी बनाना है, पीएचडी थोड़ी करवानी है उसे। इसीलिए और इसी अप्रोच से जब मैंने पेपर को देखा ना, तब मुझे समझ में आया कि पेपर जो है ना वो ग्रामर बेस्ड है ही नहीं, वो रीडिंग बेस्ड है पूरा। वेरी गुड, यूपीएससी चाहता है आपसे कि आप रीड करो। एक्सेलेंट। बिना आप रीड करे ऑफिसर बन जाओ, आपकी किस्मत है। पर मैं यकीन नहीं रखता इस चीज पे कि बिना, क्योंकि आपको पूरी लाइफ पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही उसके बाद ट्रेड तो बहुत आप। पढ़ाई है फौज में, जो इस हाँ तरीके के निकल भी जाते हैं उसके बाद फौज में थैंक यू वेरी मच हो जाता है। दे डोंट प्रोग्रेस इफ यू आर नॉट वेल रेड इन द आर्मी आल्सो। यस सर, तो वही तो, वो यही तो चेक कर रहे हैं, यही ट्रेड तो चेक कर रहे हैं वो कि एक बंदा रीडर है या नहीं है। क्योंकि बाद में तो यही चीज काम आएगी, इंग्लिश टीचर नहीं चाहिए उन्हें। ठीक है, तो तो दूसरी, इंग्लिश और मैथ्स हम समझ गए। व्हाट अबाउट जीके? सर जीके सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबको मतलब प्रॉब्लम होती है। मैं बताता हूँ, इतना डरावना भी नहीं है जितना वो लगता है। क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरा स्कोर जो था 87 करीबन मैंने अटेम्प्ट किए थे, 81 क्वेश्चन राइट थे। अच्छा। सब सब्सट्रैक्ट कर करके, मतलब रॉन्ग हटा दे तो 81 क्वेश्चन करीबन ठीक थे मेरे। 120 में से 81 इंग्लिश के अंदर बहुत हाई स्कोर होता है, तो सॉरी जीके के हम्म अंदर एक बहुत हाई स्कोर है। हम्म क्योंकि जीके में 95% पीपल तो जीके में ही फेल हो रहे हैं। पहला फिल्टर तो वही है, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है। 20 नंबर चाहिए होते हैं कट ऑफ के लिए, 24 क्वेश्चंस ठीक करके आने होते हैं। लोग 24 क्वेश्चंस भी ठीक करके नहीं आ पा रहे। तो 95% लोग तो वहीं जा रहे हैं जीके के कारण। हम्म तो मैं बताता हूँ, दोनों के लिए बताएंगे हम, नॉन मैथ्स सॉरी विद जॉब एंड विदाउट जॉब वालों दोनों के लिए। लोगों को ऐसा लगता है कि हम्म जीके सेक्शन एक बहुत बड़ा वास्ट सेक्शन है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। ऐसा हम्म नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर मैं यूपीएससी के अंदर बोर्ड में होता और मुझे पेपर डिजाइन करना होता तो मैं पेपर वहां से डिजाइन करता जो सब लोग पढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि स्विट्जरलैंड की किसी किताब से ला करके पेपर छाप दिया। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ। एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बुक जिसे एनसीईआरटी कहते हैं, पेपर उसमें से आता है। हम्म ये प्रैक्टिकल मेरा पूरे सारे क्वेश्चंस है। मैंने एक एक क्वेश्चन लास्ट 10 साल तक के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में फिगर आउट कर रखे हैं। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो एग्जैक्ट आइडिया देता हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है, पेपर पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़ना, रिफ्रेशर गाइड्स वगैरह ये सब बात की चीज है, रेफरेंसेज है। हम्म मेन सोर्स आपका एनसीईआरटी होना चाहिए, पेपर वहीं से आएगा। तो कौन सी क्लासेस की पढ़नी चाहिए, कौन एनसीईआरटी की? ये डिपेंड करता है। पहले हम बात कर लेते हैं जॉब वालों के लिए और नॉन जॉब वालों दोनों के लिए। क्योंकि जॉब वालों के लिए और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि टाइम नहीं होता पढ़ने का, प्लस सिलेबस इतना सारा है। तो पहली चीज ये करना, अपना खुद का बैकग्राउंड देखना, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, मतलब आपके सब्जेक्ट्स क्या है, मैथ से हो, साइंस से हो, जिससे भी हो, फिगर आउट किया। उसके बाद में पेपर में क्वेश्चन देखना, आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं पहले उनमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बार ये फिगर आउट किया, उसके बाद में फोकस सब्जेक्ट्स लिख लेना। ओके, मैं मेरे वाले ही सब्जेक्ट्स करूंगा जो मैं करते हुए आया हूँ। हम्म उसके बाद में उसे पॉलिश करना शुरू करना। पॉलिशिंग के लिए अब बुक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिशिंग हम्म के लिए स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी से। पॉलिटी के लिए एक ही बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत। ओके, वो बुक दिखती मोटी है, वो है नहीं। उसमें से अगर सारा मटेरियल भी निकाल लें तो लास्ट 30 या 40 पेज बनते हैं, दैट्स इट। 1000 पेज हम्म करीबन की बुक है वो, लेकिन उसमें मटेरियल जो याद करने लायक है वो एग्जैक्ट मटेरियल सिर्फ 30 से 40 पेज का है। हम्म प्रैक्टिस से याद हो जाता है। सेकेंड बात,
क्वेश्चंस डू गेट रिपीटेड। ओके, मैं बताता हूँ, आईएएस का पेपर था इस बार 2021 फर्स्ट, उसमें स्टेट की डेफिनेशन पूछी थी प्री में। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम सीडीएस में आ गया था कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ करंट अफेयर्स का, एक सौभाग्य योजना थी, ऐसे कुछ नाम से थी, तो सहज बिजली योजना नाम से कुछ है, तो वो क्वेश्चन सीएपीएफ और सीडीएस में मिला करके मैंने 4 बार रिपीटेड होते हुए देखा, 4 बार वो क्वेश्चन सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्वालिटी लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करना, वो सबके लिए कॉमन है। क्वालिटी के 15 क्वेश्चन आते हैं, इजीली हो जाते हैं। तरीका, एक बार थ्योरी की, उसके बाद में थ्योरी को साइड में रख दो, नोट्स वोट्स ये सब तुमसे स्टार्टिंग में नहीं बनेंगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं डेस्टिनेशन क्या है। तो पहले पेपर उठा करके देखो क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। एग्जैक्टली पहले 10 साल के पेपर देखिए कृपया करके कि पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, और उसके बाद हाँ, समझ जाएगा कि क्वेश्चन तो सेम पैटर्न से आ रहे हैं। मैंने उससे ये भी पता लग जाएगा कितने पानी में हो, डूबोगे या तैरने लायक हो, तुम्हारा बेस क्या है। वही तो कह रहा हूँ, साइंस बैकग्राउंड वाले जो होंगे वो जब जैसी पहली बार पढ़ेंगे ना, उन्हें तो पसीने आ जाएंगे, ओके पॉलिटी हमसे तो नहीं होगी। लेकिन वहां की मत करना, एक बार रीड किया, क्वेश्चन लिख लेना एक जगह पे, एक सेपरेट प्लेस पे सारे पॉलिटी के। जब भी रीडिंग स्टार्ट करो उससे पहले एक बार लुक दे लेना कि क्वेश्चन सारे एक बार रीड कर लेना, क्वेश्चन माइंड प्रोग्राम हो जाता है उसी तरह का पैटर्न ढूंढने के लिए कि ओके जैसे अमेंडमेंट आ गया कोई, ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ लोगे, ओके अमेंडमेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो आप जब रीडिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप जितने भी अमेंडमेंट है अपने आप हाईलाइट करते जाओगे। एग्जैक्टली आई एग्री विद, जो वो 5-6 होती है अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट वंस, जो डिस्कस होती है पेपर, वो पेपर्स में डिस्कस होती रहती है, वो 15 और कॉपी भी होती है, वापस आ जाती है रिपीट। ठीक है, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी कंप्लीट। देन वी कम साइंस। साइंस में 2 किताबें फोकस पे रखना, चाहे सीडीएस या सीएपीएफ। एक तो 9th एनसीईआरटी, एक 10th एनसीईआरटी। पूरा पेपर 32 में से 30 क्वेश्चन इस बार जो थे डायरेक्ट एनसीईआरटी में से थे। 9th-10th की बुक से? यस सर, 9th और 10th की बुक से। फिजिक्स कौन सी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुक्स कौन सी? अलग अलग में आती है सर, 2 ही किताबें आती है 10th और 9th के अंदर एनसीईआरटी में। एक तो साइंस नाम से है और दूसरी भी साइंस नाम से ही आती है, तीनों उसी में होता है कंबाइंड। और तो दोनों को मिला भी लेना तो 200 शायद 400 पेज है टोटल मिला के, उसमें आधे तो डायग्राम है। तो वेरी गुड। वो किताब जो है ना, वो बिल्कुल पतली किताब है, उसके डायग्राम हटा देता हूँ। तो और 32 में से 30 क्वेश्चन उसी में से आए, और इस बार नहीं है, लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर सीएपीएफ के पेपर देख लेना, सारे सेम है। सीडीएस के पेपर देख लेना 10 साल के, सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी इन 2 से ही आया, 9th और 10th से। और क्वेश्चन आया फैक्ट बेस्ड। ओके, किसने सेल डिस्कवर की, किसने इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, सब मेंशन्ड है। साइड में जो आता है उसपे सब मेंशन्ड होता है। वेरी गुड। एक क्वेश्चन सा आएगा, उसके अंदर साइंटिस्ट की हिस्ट्री लिखी हुई होगी, उसने क्या किया बस वो देख लो, उसका नाम नहीं। हाँ बिल्कुल। तो साइंस वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हम एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 6 to 10th करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ 3 बुक्स है, उन पे फोकस रखना। मैं बताता हूँ सीएपीएफ का मेरा एक्सपीरियंस। इस बार जो सीएपीएफ था, आउट ऑफ 21 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन वर ओनली फ्रॉम दीज 3 बुक्स। कौन सी है 3 बुक्स, दोबारा बताओ सर। फर्स्ट बुक इज योर 10th एनसीईआरटी। अच्छा। सेकेंड बुक इज 11th के अंदर 2 एनसीईआरटी आती है। फर्स्ट आर इंडिया नाम से आती है, इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, और सेकंड बुक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी की आती है, फंडामेंटल्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऐसे नाम से किताब आती है। इन 2 किताबों से सारा पेपर बन रहा है सीडीएस का और सीएपीएफ दोनों का, इन 3 किताबों के अंदर से। तो अपने सोर्सेस को फोकस रखना, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है जेसी लियोन पढ़ रहे हैं लोग, क्या क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट में कुछ भी रिटेन नहीं कर रहे हैं। और बिना डेस्टिनेशन के जाते हैं तो पता भी नहीं लगता कि सोर्सेज राइट कौन से और रॉन्ग कौन से। तो पहले डेस्टिनेशन सब में देखना। ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ज्योग्राफी के पेपर देखना कि पेपर आ क्या रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
इंडियन क्लाइमेट से हर साल क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आए थे, उससे पहले भी आए थे और लास्ट 10 साल में भी आए थे। तो सारा का सारा पेपर वहां से बन रहा है, तो आप वहां से ही पढ़ो, 3 एनसीईआरटी उठाओ, 10th 11th की 2 एनसीईआरटीयां, इंडियन एंड फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन, फंडामेंटल नाम से आती है एक, वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम से, तो वो 2 किताबें 11th की और 10th खत्म। इसके अलावा सोर्सेस को डाइवर्सिफाई मत करो, उसमें जितना लिखा है उससे कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लो। एक्सपीरियंस से बताता हूँ, इस बार क्वेश्चन जितने भी आए थे, मैंने 20 करीबन क्वेश्चन आए थे उसमें, 20 में से 18 क्वेश्चन ठीक थे मेरे ज्योग्राफी के। वेरी गुड। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने सोर्सेस, मैंने जेसी लियोंग कभी नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ ये 3 किताबें पढ़ी है और पेपर इन 3 किताबों में से आ रहा है। वेरी गुड। तो ये फोकस रखना, खत्म। ये ज्योग्राफी हो गया, 3 बुक्स। अभी हिस्ट्री बताओ। हिस्ट्री सर, हिस्ट्री के साथ भी प्रॉब्लम है। हिस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन तो 22 आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई सोर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 6 to 12 एनसीईआरटी सारी पढ़ ली है, ठीक है, 10-10 15-15 बार पढ़ ली है, उसके बाद में भी, और साथ में जो बिपिन चंद्र आती है, बिपिन चंद्रा भी मैंने कंप्लीट कर ली, स्पेक्ट्रम भी कंप्लीट कर ली, लेकिन 22 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अटेम्प्टेबल ही नहीं है। एग्जांपल देता हूँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हरिद्वार में स्टार्ट हुई थी 1917 में, ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा था। वेरी गुड। ये क्या मतलब है यार? तो अब आप इस तरह के, अब लोग जब पेपर देखना शुरू करते हैं तो वो पहले तो ये घबरा जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन आ कहां से रहे। तो सोर्सेज ढूंढना शुरू करता है अलग अलग, ओके, ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से आ सकता है, ये क्वेश्चन बिपिन चंद्रा से आ सकता है, लास्ट में सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहीं से नहीं आया है, ये रैंडम क्वेश्चन। हिस्ट्री को किल करो। आप अगर ज्योग्राफी और पॉलिटी जिस तरीके से आप बोल रहे हो, ये रगड़ दो, क्या प्रॉब्लम है फिर? हिस्ट्री में से 5 तो सिंपल आते ही हैं। देखो, हर एग्जाम में 30 से 40% पेपर ऐसा होता है जो सब पास कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। कम से कम उसको तो आप, वो तो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। यस सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, स्पेसिफिक सोर्सेज रखो, हिस्ट्री को इग्नोर करो। अगर कोई हिस्ट्री के बैकग्राउंड से है भी ना, तो सिर्फ 8th के एनसीईआरटी और 12th की पार्ट 3rd, ये 2 किताबें कंप्लीट रखना, इसके अलावा कुछ मत उठाना। एंशिएंट में से क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, और आते हैं ना वो कर भी नहीं सकते आप, तो टाइम वेस्ट मत करो, हिस्ट्री को लास्ट रखना प्रायोरिटी पे। ये काफी बच्चे पूछ रहे हैं और मेरे को भी इस चीज का बहुत शौक रहा है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि पढ़ाई तब शुरू करना जब तुम्हारे स्टडी रूम में 2 मैप हैं, वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकल, इंडिया का मैप, लेटेस्ट मैप। तो ये बताओ, आपने इतनी बार ये सब एग्जाम क्लियर किए हैं, आप वही बातें बोल रहे हैं जो मैं बताता हूं इनको, बट मुझे इतना डिटेल में, क्यों इतने साल हो गए, आप बहुत अच्छे से बता रहे हो आयुष, बट मैप की कितनी इंपॉर्टेंस है, मैप की, एटलस समझने की कि यार कौन सी जगह कहाँ है, पठार कहाँ है, तिब्बत कहाँ है, हिमालयाज कहाँ जा रहे हैं, विंध्यास कहाँ है, हमारी नदियां कैसे बह रही हैं, हमारे कोस्ट कैसे हैं, ये बारिश होती है तो कहां से होती है, क्यों होती है, साइक्लोन कहां से आती है, इसकी क्या बताना जरा। सर, ये साइक्लोन वगैरह जो है ना, ये जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट आपने कहा है, ये इन 3 बुकों में ही है जो मैंने आपको बताया, 10th एनसीईआरटी में, 11th की एनसीईआरटी में। 11th की एनसीईआरटी में प्रॉपर चैप्टर है क्लाइमेट नाम से, ओके। 1 जून से आपकी जो है बारिश कहाँ पे, कौन से कोस्ट पे टकराती है, फिर आगे किस तरह से ब्रांचेस पानी उठाती है समुद्र में से। तो एक तो आयुष, आप एक काम ये करना, ये जब भी, ये थोड़ी देर में जब हम बंद करेंगे ना, आप मेरे को ये पॉलिटी में ये बुक्स, इसमें ये बुक्स, इसमें ये बुक्स, क्योंकि ना बोलते समय कई बार इनके समझ में नहीं आ रही है, नेटवर्क वो है, सो दैट हम इन बच्चों को जब इसको यूट्यूब पे डालेंगे या जब हम इसको टेलीग्राम में डालेंगे, वो करेंगे, या इसके उसमें मेंशन कर देंगे। हैं तो 10-12 किताब तो आपने बताई है सारी। सर, इतनी होती है किताबें, वो फिर डाइवर्जन है, क्योंकि डेस्टिनेशन का पता नहीं है तो अलग अलग रूट लेकर के पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारी बात, ये तकिया कलाम मुझे बहुत अच्छा लगा है। डाइवर्जन है, डेस्टिनेशन पता ही नहीं, चल पड़े हैं, मधुशाला की तरह चल पड़े, पता ही नहीं जाना। वही तो, अगर इंसान के पास में मैप ही नहीं है, पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो वो पहुंचेगा ही नहीं कहीं। तो पहले तो देखो कि जाना कहाँ है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर, वही तो आपकी डेस्टिनेशन है, वही तो पेपर आएगा। तो सेम है ना। नहीं, फॉर्मूले, मैं तुम्हारे फॉर्मूले, तुम तो पढ़ाई में अच्छे थे, हम तो नहीं थे इतने अच्छे,
हमने तो ग्रेजुएशन करी बिल्कुल ही ऐसे, लेकिन यही फॉर्मूला मेरा भी था। सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर जैसे भी मिल जाते हैं, अभी तो और आसान हो गया है, पहले वो देखो तो बड़ा आइडिया हो जाता है। और हम लोगों की जिनकी जीके अच्छी थी ना, अखबार पढ़ने का शौक था बचपन से, बुक्स पढ़ने का शौक था, वो तो देखो वैसे ही क्लियर है, उसको तो सीडीएस में 60 डेज नहीं चाहिए, 30 डेज चाहिए। सर तुम यस तो सर 60 डेज चाहिए, उसको 30 डेज चाहिए रिफ्रेश करने के लिए और नई चीजें थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। बाकी को 60 डेज में आई एम श्योर एनीवन कैन क्रैक, एनीवन जिसकी ग्रेजुएशन 55 60 65% से हुई हो, कम चाहे होटल मैनेजमेंट किया, वो भी कर सकता है। सर मेरी थी ना, मेरी खुद की 61% से थी ग्रेजुएशन, ज्यादा थोड़ी थी। हाँ, तो फिर भी हुआ ना वो इसीलिए हुआ क्योंकि डेस्टिनेशन का पता रहा, फोकस डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन पे फोकस करो आप सिर्फ। ये भी बताओ, ये बच्चे मतलब तुम तो इन्हीं की एज के हो, इनको और भी दो चार नुस्खे बता दो। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, ऐसे सपने देखते रहते हैं, मैं मरून बेरे पहनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं करूंगी, मैं तो बस सीधा वो, बट उसमें काम, इनका डिस्ट्रैक्शन बहुत है। काम कैसे करना चाहिए, रूटीन कैसे बनाएं? व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू रिकमेंड सीडीएस, जो सीडीएस के एस्पायरेंट है? सब पहले तो मैं मेरा दिखाता हूँ। लाइक मेरे पास में ये बोर्ड है, तो मैं इस बोर्ड पे हम्म, मेरे दिन के जितने भी काम होते हैं मैं पहले ही लिख लेता हूँ। ओके, अच्छा। कुछ भी लिखना है और फिर वो काम मेरे बोर्ड पे रहते हैं और मुझे दिखते रहते हैं ना। तो मुझे एक आदत है टिक करने की, जो भी काम कंप्लीट हो जाए उसको टिक कर दो एक बार। हम्म, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मुझे हमेशा याद रहती है चीजें कि मुझे ये काम करना है सुबह सुबह। तो सारे काम कंप्लीट भी होते जाते हैं और मैं टाइम हम्म, वेस्ट नहीं करता क्योंकि प्रायोरिटी सामने लिखी हुई है। टाइम वेस्ट तब करो जब आपकी प्रायोरिटीज कंप्लीट है, अब जो टाइम है वो आपका है। हम्म। तो पहले होता है प्रायोरिटी सेट कर लो कि सीडीएस क्लियर करना है, तो क्लियर आइडिया रखो इतने टाइम में मैं ये जो मैंने कोर्स डिसाइड किया है, मैं ये जो पाथ फॉलो करने जा रहा हूँ, इस टाइम में नहीं, जैसे पहले तो ये डिसाइड करो कि सच में क्लियर करना है या टाइम पास करना है। पहले तो वो जरूरी है। पहले दूसरी तो बात, ये निष्ठा कर लो मन में कि भाई करना है, मैं हूं, मैं उस कैटेगरी में हूं, मैं करना है ना? यस, यही हम्म। तो दिक्कत है। 10.5 लाख दे रहे हैं, 6,000 पास हो रहे हैं हर बार। हर एग्जाम में सिर्फ 6,500 लोग पास होते हैं, लगभग लगभग। यही क्योंकि डिसाइड तो सब कर लेते हैं करना है, बट एक्शन हम्म। का जब टाइम आता है सब गायब हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है आयुष, मैक्सिमम बच्चों की। आज से नहीं, पहले भी यही प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी बात नहीं कि इस पीढ़ी में ये प्रॉब्लम है। सीरियस नहीं होते हैं उस चीज के लिए, मेहनत नहीं करते हैं जो एक कर्मठ इंसान को अपने गोल के लिए मेहनत करनी चाहिए। गोल बना तो लेते हैं, बट उसकी तरफ कैसे, या तो मेंटोर ऐसा लो, या ऐसी कंपनी में आ जाओ, ऐसा कोई दोस्त ढूंढ लो जो बहुत सीरियस हो, उसके साथ लग लो, वो भी यस बेड़ा पार करा सकता है हाथ पकड़ के। अकेले तो बहुत मुश्किल है। यस सर, जो मेरे लिए काम किया प्रैक्टिकली वो थी बुक रीडिंग हैबिट। ओके, एक बार मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डेवलप की ना, उसके बाद में फिर मैंने बुक रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर दी। जैसे कि सीएपीएफ के लिए मेरा गोल है, तो पहले मैं डेस्टिनेशन का, मैंने आपको कहा डेस्टिनेशन का पता लगाओ, तो पैसेजेस वगैरह जो उसके अंदर ऐसे वगैरह आते हैं, वो उस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो थोड़े दिन न्यूज में थे। जैसे यूक्रेन क्राइसिस है, अब ये पूरा हम्म, महीना न्यूज में है, तो इसमें हम्म, से डिटेल निकालना, वो सारी चीजें मैं अपने हिसाब से करता हूँ। बाकी करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर नहीं कर सकते सीडीएस के न्यूज़पेपर रीडिंग से। ये मिथ है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अलग आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन था पिछले साल, इस पिछले वाले पेपर में, रशियन फेडरेशन जो था वो ओलंपिक्स में किसी और नाम से आया था क्योंकि वो बैंड हम्म, है। तो हम्म। वो जो है, वो नाम, वो मैंने न्यूज देखी नहीं, मैंने न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो न्यूज मुझे दिखी नहीं। शायद एक दिन आई होगी, 2 दिन आई नहीं होगी। नहीं नहीं, खूब आई है वो। मैं स्पोर्ट्स फॉलो करता हूं, मैं सबसे पहले आज भी स्पोर्ट्स पेज पढ़ता हूं, इतने सालों के बाद भी। हेडलाइन देखते सबसे पहले स्पोर्ट्स पे, मुझे झंडा भी याद है जिस फ्लैग के, ओलंपिक फ्लैग के नीचे मार्च किया था इन्होंने, बिकॉज वो ड्रग्स की वहां पे इश्यू चल रहा है उनका, तो उन्होंने बैन किए हुए उनके फेडरेशन। तो आई एम अवेयर, मुझे याद है, मुझे पता है कि उनके मुझे एथलीट्स को बोला भाई जो क्लीन है, जिनका डोप का वो है, आप इस फ्लैग के नीचे इस फेडरेशन से वो करो। यस सर, ये तो तो उन्होंने बहुत नाम सिंपल चेंज क्वेश्चन था किया। आयुष, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हाँ, था। तो ये था सिंपल सर, बट मुझे पता नहीं कि वो न्यूज दिखी तुम्हें नहीं। नहीं पता था, ठीक है, होता है ऐसा, होता है ऐसा। नहीं तो मैंने प्रिपेयर किया था ना, इससे फिर बाद में करंट अफेयर्स की बात करेंगे तब करूंगा। ये सारे क्वेश्चन तो मैं करके आया था, लेकिन चलो हाँ, करंट अफेयर्स पे आ जाओ, चलो अभी। हाँ, हाँ। चलो करंट अफेयर्स पे आते हैं। पहले करंट हम्म, अफेयर्स सबकी प्रॉब्लम है
न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो मैंने बताया कि न्यूज अलग अलग तरह की होती है, कुछ एक दिन में निकल जाती है, कुछ टाइम लेती है। तो मलेरिया वाली, चाइना वाली, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक दिन आई होगी या 2 दिन आई होगी। आपने कैच कर ली तो आप करंट अफेयर्स कराओगे, नहीं कैच कर पाए तो नहीं कर पाओगे। न्यूज़पेपर पे फोकस मत रखना करंट अफेयर्स के लिए। सोर्सेज बताता हूं मैं। कुछ एप्लीकेशंस है, फॉर एग्जांपल एक जागरण जोश नाम से आती है, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो ट्रेस करके आएगी, मतलब डेस्टिनेशन पहले देख लो, मतलब मैंने करंट अफेयर सारे एनालाइज कर लिए, फिर मैंने सोर्स ढूंढा कि ये कहाँ से रहे हैं, मतलब कौन है जो इन्हें कवर कर पा रहा है, ठीक है, कि जिस सोर्स में पढ़ता तो शायद मैं ये कर पाता। तो बार बार नाम एक ही आ रहा था, जागरण जोश। वो ऐप उठाना, उसके अंदर कैटेगरी आती है मंथ वाइज, ओके, कि आप इस मंथ में इस डेट से इस डेट के सारे करंट अफेयर वन लाइनर होते हैं, ओके। जैसे ही आप क्राइटेरिया फिल्टर डालते हो, सारे करंट अफेयर्स आ जाते हैं एक महीने के हेडलाइन से। अब आपको सिर्फ एक टास्क रह जाता है, फिगर आउट कि किस तरह के क्वेश्चन मोस्ट लाइकली है सीडीएस में आने के लिए, ओके। सेकंड, एक बार आप जागरण जोश से कर लो, उसके बाद में और भी वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल एक जीके टुडे नाम से भी आती है, उसमें से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। इनकी एक खासियत है कि ये लोग ना कमिटी वगैरह जो हम मिस कर देते हैं ना, ये हेडलाइन में डाल देते हैं, दिस कमिटी वाज मेड फॉर दिस पर्पस। और ये किसी सीडीएस, बिल्कुल। ओके, हम जब न्यूज पढ़ते हैं तब वो कमिटी कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है उस पूरी न्यूज के अंदर, तो शायद वो आप मिस नीचे कर दो, तीसरे चौथे पैराग्राफ में होता है, वहां तक बोर हो जाते हैं, जाते भी नहीं है। वहां तक जाते नहीं है। तो वो लोग क्या है, स्पेशली उसी को हाईलाइट करते हैं, ओके। तो आप जब वहां से पढ़ोगे, जागरण जोश से पढ़ोगे, पहले तो खुद को प्रोग्राम कर लो, आप ढूंढ क्या रहे हो, डेस्टिनेशन क्या है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, सारे करंट अफेयर देखे, ओके, कौन से सेक्शन से करंट अफेयर आते हैं, मिलिट्री से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, तो किस तरह के आ रहे हैं। जैसे लड़कियों का नाम आता है, जैसे आपने राफेल नडाल का बताया, तो और वो रॉजर फेडरर, तो अगर इनका इस कंपटीशन का भी नाम आता है ना, यूएस का और ऑस्ट्रेलिया का, तो विंबलडन का, तो इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, वो लड़की के नाम पे पूछा जा रहा है, लड़कों पे तो पूछ ही नहीं रहा है। तो ये सब चीजें आप फिगर आउट तभी कर पाओगे जब आपको पता है डेस्टिनेशन क्या है। प्रीवियस ईयर पेपर में उठा करके देखो। आपने तो रॉजर फेडरर याद कर लिया, ओके, इसने ये जीता था, फिर ये तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। ठीक है। पहले डेस्टिनेशन किया, एक बार एनालाइज किया क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं जीके के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर से, जागरण जोश, या फिर आप दोनों सोर्सेस को भी ले सकते हो एक साथ, जीके टुडे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मार्क्स का, बिटवीन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स? क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने का होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? सर सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है साइंस सेक्शन, और जो सिर्फ 2 किताबों से आ रहे हैं, जो हमने बताई। 32 क्वेश्चन आते हैं उसमें से, 30 से 32 क्वेश्चन। अच्छा, और फिर बाकी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? बाकी आते हैं क्वेश्चन हमारे आते हैं पॉलिटी के, और 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं हिस्ट्री के, 20 से 22 क्वेश्चन ही हमारे आते हैं ज्योग्राफी के। करंट अफेयर्स वेरी करता है, 15 से 25 क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी के, 8 से 5 क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के। वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये बहुत है ना, वैसे वही आते हैं। यस सर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई, हाँ वही तो कह रहा हूँ, यही सब चीजें आती है उसमें। हाँ हाँ। तो यही तो मैंने आज तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, और मैं बताता हूँ, इस साल क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, रेलवे इज एग्जाम्पल ऑफ, उसमें दिया हुआ था मोनोपोली, काफी सारी और भी दी हुई थी। लेकिन हमें तो पता है ना, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन मतलब वो चल रहा था, उसका बात चल रही थी, तो न्यूज में भी था वो, तो वहां पे बता रहा था कि रेलवे इज अ मोनोपोली, कोई और कंपटीशन ही नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट पूरी कंट्रोल कर रही है। तो वहां पे वो पढ़ लिया था हमने न्यूज़पेपर में, तो वो जब पेपर में आया तो वो न्यूज़पेपर से ही तो आया है। करेक्ट। तो वहां पे वो फायदा देता है, इकोनॉमिक्स और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के बाद में उन्होंने क्या डिसीजन लिया वो न्यूज़पेपर में आता ही है अगले दिन। एक बार पढ़ लिया, फिर वो ही कहा मैंने, जब आपकी वर्ड्स लिखने की आदत होगी ना, तो आप वो, जैसे रेपो रेट देखा आपने, आपको पता नहीं है रेपो रेट क्या है, तो आप एक बार जाकर के देखोगे रेपो रेट क्या है। वर्ड्स लिखने की अगर आपको आदत होगी तो आपने जाकर के देखा, आपको पता है रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मोनोपोली क्या है, तो ऑटोमेटिकली आप ये चीजें गेट कर, मतलब ग्रास्प करना शुरू कर देते हो, और पेपर में यही आ रही है।
तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है जीके सेक्शन। इससे ज्यादा मार्क्स आने की जरूरत नहीं है। इस इंपॉर्टेंट एडवाइस, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, छोड़ना मत उसे। साथ में फोकस, हिस्ट्री पे फोकस सबसे कम रखना, क्वेश्चन आ नहीं रहे, ठीक है। और क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं लेकिन वो 20 क्वेश्चन आने, 20-22, 5-7 तो वैसे ही आ जाएंगे तुम्हारे को सिंपल वाले। डोंट वेस्ट टाइम, है ना। उस पे टाइम मत वेस्ट करो और ज्यादा फोकस करो। एंड ये बच्चे पेपर पूछ रहे हैं, मैं तो कहता हूं बेस्ट तो इंडियन एक्सप्रेस लगता है मेरे को आज के दिन, आज के दिन। एंड हिंदू, अच्छा, हिंदू थोड़ा सा मुझे लगता है आईएएस वगैरह उनके लिए ज्यादा फोकस करता है, बट आप और मेरे लिए बेस्ट पेपर इंडियन एक्सप्रेस है आजकल, है ना। इंडियन एक्सप्रेस, यस सर। खासकर जो एक्सप्लेन सेक्शन आता है और ओपिनियन सेक्शन आता है, ये सबसे बेस्ट है। ये जो मैं बताता हूं ना, आज ही देखो मैंने निकाल के रखा मेरे पास, ये वाला जो पार्ट आता है, ये एक्सप्लेन, ये जो इंडियन एक्सप्रेस का मैं बता रहा हूं बच्चों को, ये देखो इंडिया चाइना, ये बहुत बढ़िया सेक्शन है। ये तो हर दूसरे तीसरे दिन बढ़िया आर्टिकल, बढ़िया नॉलेज, पूरा इश्यू कवर कर देते हैं ये इंडियन एक्सप्रेस के सिंपल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, है ना। सब बहुत अच्छा होता है, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब वो फार्मर्स लॉ वाली बात हो रही थी, तब इन्होंने एक पूरा आर्टिकल निकाला था एमएसपी को एक्सप्लेन करने के लिए। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, ये सारी चीजें एक्सप्लेन सेक्शन में मिल जाती है। अब जैसे यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है, तो वहां पे पूरा एक्सप्लेन होगा, हिस्ट्री से लेकर के अब आगे क्या। फिर ओपिनियन में आप देख सकते हो कि इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ओपिनियन सेक्शन में पूरा उनकी ओपिनियन क्या है। तो ये दो सेक्शन जो है मैं खुद फोकस करता हूँ, एक्सप्लेन और ओपिनियन। और एक चीज और बोलो आयुष, मैं आपसे राय जानना चाहता हूं कि गिवन अ चॉइस, बिकॉज टाइम फैक्टर भी है, मस्ती भी करनी है, कॉलेज में पढ़ रहे हो या जॉब कर रहे हो, बैलेंस, पीटी खेलने दौड़ने जाना है, सब है। जब सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, कितना टाइम यूट्यूब वीडियोस देखने में लगाना चाहिए और कितना टाइम पेपर और बुक्स में लगाना चाहिए, आप क्या कहोगे बच्चों को। सर इतना सा कहूंगा, यूट्यूब चैनल तो पहले फॉलो करना बंद कर दो जो टीच कर रहे हैं, ओके। और टीच इसलिए क्योंकि वो 1 घंटे की जो यूट्यूब वीडियो में पढ़ा रहा है ना, वो जब आप खुद पढ़ने निकलोगे ना, वो 10 मिनट से ज्यादा का नहीं है, तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है। रीडिंग हैबिट डेवलप करने पे ज्यादा ध्यान दो अच्छा। तो मैं भी यही कहता हूँ। वो 1 घंटा उन्होंने जो बर्बाद किया ना आपका, उसमें आप उससे 6 गुना प्रोडक्टिविटी निकाल सकते थे खुद पढ़ते तो वो सेकंड चीज, प्लानिंग फेज जो है ना, वो रोज रोज मत करो। लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लान करते रह जाते हैं, और जब एक्शन की बात आती है तो फिर से प्लान करने नहीं करते कि अब एक्शन कैसे कर लेना है, और फिर वो प्लानिंग फेज में अटक जाते हैं, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए कह रहा हूँ, मैथ्स का शॉर्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो ना, तब एक रूल रखना, 20 क्वेश्चन रोज के करने ही है, ठीक है। ये एक्शन तो लेना ही है मिनिमम, थ्योरी पढ़ू नहीं पढ़ू, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो। 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ले लिए, बाकी इजी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। But जैसे तुम मैथ के बोल रहे हो ना 20 क्वेश्चन करने हैं, मैं कहता हूं 20 पेज रोज पढ़ने हैं किसी भी बुक के, जो मर्जी तुम्हें, जो रोमांटिक नॉवल पसंद है वो पढ़ लो, स्पाई पढ़ लो, घोस्ट स्टोरी पढ़ लो, वॉर, जो तुम्हें पसंद है, अपना इतिहास पढ़ लो, जो पढ़ना है, 20 पेज रोज पढ़ने की आदत डाल लो बस। ये आदत मुझे भी है, मैं रोज पढ़ता हूँ बुक्स, मतलब महीने में 3 किताबें खत्म करनी होती है, तो इस मंथ का भी कुछ टारगेट है। तो ये वही कह रहा हूँ, इंग्लिश रीडिंग करने पे ज्यादा ध्यान दो, ग्रामर पे बिल्कुल मत दो। उन्हें एजुकेटर नहीं चाहिए, उन्हें ऑफिसर्स चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। तो सर ये और कोई टिप आयुष, और कोई, ये तो आपने मेरे को भेजना है पूरा सब्जेक्ट वाइज अच्छे से बना के कि भाई इंग्लिश के लिए क्या रिकमेंड कर रहे हो, इसके लिए जीके के लिए क्या रिकमेंड कर रहे हो, मैथ्स में जो आपने रिकमेंड किया था, वो तो खैर यूनिट वाइज करना है आपने, वो ठीक है, बट बेसिकली फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स। एंड ये जनरल नॉलेज में, साइंस में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, ये बिकॉज बच्चे काफी पूछ रहे हैं, तो वी विल सेंड इट टू देम, है ना। सर एग्जिस्ट पढ़ा है, मैं दे दूंगा वो तो। बाकी एक टिप और दूंगा, एक बार ये सारी चीज, हाँ, कॉन्फिडेंस कैसे लेकर के आए, आपने पढ़ तो लिया, ठीक है, पर लोगों के मन में डाउट रहता है कि मैं एग्जाम में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। पढ़ तो मैंने सब कुछ लिया, सारी बुक्स भी कंप्लीट कर ली है, ओके। तो रियलिटी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ,
और खुद करना शुरू करो। एक बार वो क्वेश्चन अगर आपके हैबिट में होने लग गए तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ओके, मैं प्रीवियस पैटर्न कर सकता हूँ तो सेम पैटर्न ही तो अगली बार आने वाला है। हम्म। तो उससे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। आपने थ्योरी सारी याद कर ली है, पर आपको अभी भी नहीं पता कि आप प्रैक्टिकली जो है अटेम्प्ट करने लायक भी हो या नहीं हो। आप हो चुके हो क्या, आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो क्या? तो वो चेक करने का तरीका है, थ्योरी कंप्लीट की सारी, उसके बाद में एक बार प्रीवियस ईयर पेपर सारे निकाल लें। ये अटेम्प्टिबिलिटी का होता है। बाकी अगर फ्यूचर में रहा तो अटेम्प्ट कैसे करते हैं पेपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक पेपर, मतलब उसका सीडीएस का, कि तो ये सब करते हैं। हाँ, ये ऐसा करेंगे, अभी 60 डेज है ना, अभी इनको बता दिया ये बुक्स और ये, फिर इसकी दोबारा एक दिन फिर चलाएंगे क्लास, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कि सीडीएस को पेपर को टैकल कैसे करना है, उसके साथ कैसे 3 राउंड का मैच जीतना है। तीनों राउंड जीते जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और काफी हाई स्कोर भी किया जा सकता है। जीके में 60 मार्क्स किसी को बोलोगे वो हंसेगा कि 20 नंबर नहीं आ रहे, 60 नंबर कैसे आते हैं, तो वो पहले तो कह देगा आप फेक कर रहे हो। बट ये रियलिटी है, होता है। क्यों? प्रोसेस पे फोकस करो, एक्शंस पे फोकस करो, प्लानिंग वाले फेज में अटक मत जाना। डेस्टिनेशन पता रखना कि जाना कहाँ है, न्यूज पहले पुराने पेपर करने ही करने हैं सारे। ओके, देखना ही है कि आ क्या रहा है, फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना पहले दिन से। ओके, वेट मत करना, तो उससे सर हो जाता है क्लियर। इतना बड़ा पेपर भी नहीं है जितना लगता है। तो आयुष, मैं बहुत खुश हूँ आपकी प्रिपरेशन से, और आपने इतनी मेहनत करके, आपको इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती थी, आप बोल रहे हो 12th में, और अभी आप इंग्लिश में बता रहे हो क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो व्हाट हैपेंड, व्हाई डिडंट यू, तुम्हारा एसएसबी में क्या इशू है? सर एसएसबी में इश्यू का मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ इश्यूज मुझे पर्सनली लगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, उससे मुझे ज्यादा क्लियर आइडिया लगा। ओके, मैं यहाँ पे रॉन्ग। वो बुक थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नाम से। तो वो हमेशा book हमेशा रिकमेंड करता हूँ वो किताब में सबको। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो उसमें मुझे समझ में आया, जब मतलब इंडिपेंडेंस तक तो ठीक है मेरा, इंटरडिपेंडेंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये मैंने प्रैक्टिकली भी रियलाइज किया कि जीटीओ में सारे आइडियाज हैं मेरे पास में, ठीक है, लेकिन जब मैं इम्प्लीमेंट करने निकल रहा हूं तो सिर्फ फिनिश लाइन पे मैं अकेला खड़ा हूं, मेरी पूरी टीम पीछे खड़ी है। तो वो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं, ओके, कि मुझे ये ध्यान देना चाहिए कि जरूरी नहीं है आगे पहुंचो नहीं पहुंचो, बस टीम के साथ पहुंचो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारी एज कितनी है? सर अभी 2 अटेम्प्ट और है बस। और तुमने वो नेहा गरेवाल वाला इंटरव्यू सुना है आपने, जो मैंने चैनल में बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यू डाले हुए हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के, कि इंट्रोस्पेक्ट के, जैसे आपने समझ लिया कि मेरी वो कमी है ना, ऐसे ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों को कि मेरे में पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज की कमी और कहाँ काम करना है। यस सर। तो वो सर वही है, आपके पुराने एक्सपीरियंस को रियलाइज करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा। बाकी क्वेश्चन इंटरव्यूअर तो वही पूछ रहा है आपके, आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो होम्स लॉ पूछ लेगा, न्यूटन 3 लॉ पूछ लेगा, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछ लेगा। 10th 9th की बुक जब खुद पढ़ने निकलोगे तब ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपको प्रिपेयर कर देगी एसएसबी के लिए। बाकी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो अवेयरनेस सेक्शन तो आपका बहुत अच्छा है। आप इंटरव्यूअर भी तो वहीं से पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर से ही तो पढ़ रहा है न्यूज। हाँ सही बात, वो कहाँ से सवाल लेके आ रहा है, वो वहीं से ला रहा है सवाल। हाँ, तो आप और इंटरव्यूअर दोनों की सोच सेम होगी उस मुद्दे पे, अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो रोज। और अच्छी तो ओपिनियन बना रहे हो, ये भी जरूरी है। जरूरी है वो ओपिनियन वगैरह। ओपिनियन सेक्शन पूरा इसी के लिए है कि राइट ओपिनियन क्या है। जब जैसे 3-4 ऑथर को पढ़ोगे, 3-4 अभी बजट आया, कुछ प्रो गवर्नमेंट लोगों को लिखवाया उन्होंने, जो सर्व कर रहे हैं अभी, कि वो छापते हैं, छाप देंगे, फिर अगले दिन 2-3 और इकोनॉमिस्ट के आएंगे जो उसको, देन यू कैन मेकअप, हाँ ये तो बात सही थी, लेकिन ये यहाँ तो कर गए थोड़ी चालाकी, एक्चुअली ये इश्यूज भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जॉब्स क्रिएशन का इशू है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, सर्टेन एरियाज आर लैगिंग बिहाइंड। तो अब फिर आप अच्छे पॉइंट दे सकते हो जीडी में और इंटरव्यू वगैरह में।
हाँ, तो वो सब न्यूज़पेपर रीडिंग ही तो है। न्यूज़पेपर को स्किप कर दिया तो एसएसबी तक प्रोसेस बहुत मुश्किल लगेगा आपको, तो उसे तो कंटिन्यू रखना, बाकी और कुछ भी नहीं है सीडीएस के अंदर। बाकी बुक लिस्ट वगैरह जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और कुछ आर्टिकल्स मैंने भी लिखे हैं, यही सारी चीजें कि किस राइट अप्रोच क्या है एग्जाम के लिए। तो अच्छा, very अगर good. हाँ, तो वो मतलब चैनल पे भी अवेलेबल है, पोस्ट है, तो वो भी रीड करना चाहे तो कर सकते हैं। इंग्लिश जो है वो न्यूज़पेपर बेस्ड है, ग्रामर बेस्ड नहीं है, रिमेंबर दिस। तो न्यूज़पेपर ये रीडिंग ये हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। बट बेसिक मैं कई बार कहता हूँ, जो बच्चे 10th 11th में हैं और फर्स्ट ईयर में हैं और इंग्लिश कमजोर है, तो उनके लिए तो मेरा कोर्स बहुत बढ़िया है, बीओसीसी कोर्स, जिसमें हम इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं। और कुछ खुद भी मेहनत करो, खुद भी मेहनत करो सिंपल इंग्लिश पकड़ने की, जिससे कि आप जब एडवांस स्टेज पे जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मेंटर इज ऑलवेज एसेंशियल। जहां से भी थोड़ा बहुत भी गाइडेंस मिल रहा है ले लेना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, उससे टाइम वेस्ट नहीं होता। तो जैसे बीओसीसी है, वैसे ही मैं जब 11th 12th के बाद में निकला था, तो हमारे पास में ही एक क्लास थी ऑक्सफोर्ड पेस नाम से। तो वहां पे एनवायरनमेंट मिला था मुझे, बोलने वाले और लोग मिले थे इंग्लिश, चाहे तोड़ तोड़ के बोल रहे थे, प्रॉपर नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन वहां एक एनवायरनमेंट था जहाँ पे लोग बोल रहे थे। तो अगर एनवायरनमेंट कहीं मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग यही जो है, आयुष, यही कर रहे हैं हम। और क्या कर रहे हैं हम, वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं। इमेजिन 15-16 की एक टीम है, और आप जूम पे, आजकल जूम पे ऐसे हो गए जैसे घर में बैठे हो आमने सामने, और वहां पे 2-3 की अच्छी है, 2-3 बहुत कमजोर है, कुछ बीच में है, और एक टीचर है जो आपको एक्टिविटी एक्टिविटी और होमवर्क दे रहा है कि आपने प्लान करना, आपने करना है। वो एक्टिविटी इतनी इंटरेस्टिंग है, उसमें इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपने वो इंग्लिश में वो काम करना है, तो अपनी इंडस्ट्री बनानी है, घर का कोई काम है, कोई इस टाइप के बड़े अच्छे अच्छे डिस्कशन होते हैं उसमें। कोई फोटो दिखा दी, उस पर बताओ भाई क्या हो रहा है, डिस्कशन इंग्लिश में। तो एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, और फिर कॉन्फिडेंस अपने आप हो जाता है। 15-16 के बीच में 4-5 दिन में कॉन्फिडेंस बन जाता है कि यार मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ। एंड देन यू सी द चेंज। 15-20 दिन में फिर आप अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपका। जितने भी एसएसबी मैंने देखे हैं, काफी देख लिए हैं, उसमें जिस इंसान की इंग्लिश अच्छी नहीं है वो फर्स्ट डे आउट है, ये गारंटी है। और ये फैक्ट है। वाई? क्योंकि वहां पे चाहे बाद में ऑफिसर बनने के बाद में आप हिंदी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्क्रीनिंग में इंग्लिश बोलना जरूरी है, और यही रूल है। और यू नीड खास तौर पे सीडीएस, बहुत एनडीए जरूरी फिर भी चल जाएगा। वो देख लेगा है। गांव का लड़का है, मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल से आया है, फादर एनसीओ हैं, जेसीओ हैं, वैसे ठीक लग रहा है, शायद निकल जाए, क्योंकि 3 साल एनडीए में सीख लेगा। सीडीएस नहीं है। आई फुल्ली एग्री विद यू, मैं कहता हूं हमेशा। हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, हमारे साथ में जो लोग इन होते हैं उनकी इंग्लिश या तो हमारे लेवल पे होगी या हमसे भी अच्छी होगी, नीचे किसी की नहीं मिलेगी। एक्सेप्टेड ही नहीं। आप अगर मुंह ही नहीं खोल पा रहे हो वहां जीडी में, तो आप रिजेक्टेड हो, वहीं से बाहर हो। आपने जितनी भी मेहनत की है सीडीएस के अंदर, इतना रिटर्न किया, आप बाहर हो, पहले दिन ही बाहर हो। तो आपने कितनी बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो? सर मैं 3 कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, और बाकी जो है वो स्क्रीनिंग खासकर एफकेट में जो है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब खराब सी है। वाई? आप 250 लोग आ रहे हैं, 20 से 25 लोग इन हो रहे हैं, 80 मतलब 90% लोग तो पहले दिन बाहर कर रहे हैं। टीएस में भी ऐसी है, टीएस में भी ऐसे 450 बच्चे आते हैं, 400 450 आते हैं, 20-25 रखते हैं। कईयों को तो मैं बोल देता हूं, उनसे बात करके, मैंने कहा मत जाओ, तुम्हारा होना ही नहीं है। जो बिल्कुल नहीं बोल सकते ना, सर मेरी कट ऑफ हो गई है, मैंने कहा यार यू डोंट गो, ऐसे ही ठप्पा लगा रहे हो तुम रिपीटर का, डोंट गो। सर मैं भी यही कहता हूँ, जो रिटर्न एंट्री से नहीं है ना, मत ही जाओ, वो बेटर है, क्योंकि आप सिर्फ किराया। यही एनसीसी एंट्री का हाल है, यही एनसीसी एंट्री का हाल है। मैं कहता हूं पढ़ लो, सीडीएस क्लियर करके जाओ, चांस है कोई। सर मैं बताता हूँ, सीडीएस के अंदर जैसे मेरी जितनी भी रिपोर्टिंग हुई है, 40 से कम लोग मिले हैं मुझे रिपोर्टिंग में, क्योंकि बैच इतना ही बनता है। पिछली बार 32 थे, उससे पहले 38 थे। ओके, तो उनमें से भी वो लोग 18-15 इतने लोग स्क्रीन इन कर रहे हैं। 40% लोग जो है स्क्रीन इन हो रहे हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा हाई चांस बन जाता है स्क्रीन इन होने के बाद में। और सेकंड, मेरा कोई ऐसा बैच नहीं देखा जिसमें मैं था कि पूरा वॉश आउट हो गया।
एक भी किसी को भी रेकमेंड नहीं किया। एटलीस्ट 1 person विल गेट रिकमेंडेशन, वो 3-4 भी हो सकते हैं मैंने 4-4 देखे हैं। सर, होते हैं। मैंने एक लड़के का इंटरव्यू लिया, इसी में है 8 में से 4, 8 का बैच था, 4 सेलेक्ट है। होता है सीडीएस के अंदर चांसेस है, क्योंकि बाकी सारी क्वालिटीज पहले ही चेक्ड है। इंटेलिजेंस वगैरह हो गया, पर नॉलेज हो गई, इंसान की अवेयरनेस हो गई। सीडीएस क्लियर करके आया, डिसिप्लिन है, तभी तो क्लियर किया। सब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें पहले ही चेक्ड है। अब जो भी है वहां पे ग्रुप, आपकी ग्रुप में कितने इफेक्टिव है वही चेक होगा, ज्यादा फोकस उसी पे रहेगा। तो मैं भी इसी बार फोकस जो है उसी पे रखूंगा कि ग्रुप के साथ में किस तरह से ज्यादा बेटर हो सके। तो मैंने स्टार्टिंग कैसे की, फर्स्ट लिसनिंग, बोर्ड पे लिख दिया है कि बोलने से पहले सुनो, लिसन फर्स्ट देन टॉक। तो अब घर में जितने भी मेंबर्स हैं यही आयुष, यही हम पढ़ाते हैं बीओएसी में। हमारा फ्लैगशिप कोर्स है बेसिक ऑफिसर एस्पायरेंट कोर्स, बीओएसी। उसमें यही चीजें कि वर्बल नॉन वर्बल स्किल्स, कम्युनिकेशन क्या है, पॉजिटिव हैबिट्स क्या होनी है, कैसे आपने अपने आप को पेश कैसे करना है, कैसे ये हैबिट आज शुरू करनी है घर में काम करते हुए। और मेरे जो बच्चे सेलेक्ट हुए, सबके सबने अपनी जिंदगी यू टर्न मारा है लाइफ में, घर के अंदर, पहले घर में और फिर सेलेक्ट हो गए, क्योंकि वो हैबिट बना लिया आपने, तो रिफ्लेक्ट होगी वहां इंटरव्यू के अंदर, ऑटोमेटिकली यू विल शो दैट। जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे, मैच में मसल मेमोरी क्या होती है, कैसा होता है कि एक बैट्समैन जो है बॉल मारता है, अच्छा कनेक्ट होता है, छक्का जाता है, बिकॉज उसने इतनी बार वो शॉट मारी है। तो एक दिन नहीं लगेगी कभी भी। ऐसे घर में काम करोगे, घर में अच्छे बच्चे बनोगे, दोस्तों में अच्छे बनोगे, स्कूल कॉलेज में अच्छे बनोगे, पॉजिटिव बंदा बनोगे, प्रैक्टिकल बनोगे, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहां एसएसबी के अंदर। यस सर, यही होता है। यहाँ पे लिसनिंग अगर इम्प्रूव की, घर वालों की बात सुन रहे हो, दोस्तों की बात सुन रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जब वो आपका दोस्त बोल रहा होगा भाई ऐसे नहीं, फंटे को ऐसे लगा, तो आप सुनोगे उसकी बात और जल्दी जाओगे। तो उस चीजों पे मेरा ही फोकस है इस बार। तो आयुष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहली बात तो मैं आपसे बहुत इंप्रेस हूं कि आप इतने मेहनती बच्चे हो, और मेरी आपसे शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं हैं कि तुम जिंदगी में कामयाब जरूर बनोगे। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं आज, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? वो तो तुम हाँ, तुम कामयाब बनोगे, हाँ, और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने का। एंड लेट अस सी, है ना, कि क्या हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, और आपने जो नॉलेज दी उससे बाकी बच्चे क्या मदद उठा सकते हैं। सर वो तो गोल्डन ज्ञान है, मतलब बाइबल में भी यही लिखा हुआ होगा, अगर कोई सीडीएस के लिए होगी तो उससे बेस तक रखना हमेशा, ठीक है? सीडीएस इसी से क्लियर होगा आपका। चेक कर लेना, विश्वास नहीं करो तो जो बुक्स और सोर्सेज बताई है खुद चेक कर लो, वो वेरी गुड। दिस आपने इतना रिसर्च किया है, एंड आई एम हैप्पी कि यू आर शेयरिंग दिस नॉलेज। ये भी एक अच्छी क्वालिटी आपकी, ये भी विन विन क्वालिटी है। यस सर, विन विन क्वालिटी, विन विन से ही सब काम चलता है। हाँ, ये विन विन क्वालिटी है। मैं हमेशा सिखाता हूँ विन विन बंदा कैसे बनना है। यस सर, तभी तो सर जितनी भी नॉलेज है मैं फ्री शेयर कर देता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, कोई चार्जेस नहीं है। एक्सपीरियंस के कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए, किसी को सिखाओ, कोई कंपटीशन है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक कट ऑफ है जो सबको क्लियर करनी है, जितने कर पाए उतना अच्छा। और सबकी किस्मत है, कौन कहाँ जाएगा वो। हर एक की दौड़, मैं कहता हूँ ना, हर एक ने मैराथन दौड़नी है ऑफिसर बनने के लिए। किसी का तो सपाट रास्ता, किसी ने पहाड़, नदी, नाले, जंगल और जानवरों के बीच में से निकल के पार करना है। जाना, जिसने जाना पहुंचेगा। वो रास्ता अलग अलग है, क्योंकि आप अलग घर में पैदा हुए हो, अलग एनवायरनमेंट में पढ़े हो, अलग स्कूल में पढ़े हो, अलग जगह पे हो, तो दोनों की जर्नी एक हो ही नहीं सकती। यस सर, डेफिनेटली। पर पहुंचना सबको एक ही जगह पे है लास्ट में, तो कोई कंपटीशन नहीं है। जितने बस नॉलेज एक्वायर करो, और जैसा कहा उस पर फोकस रखो, डेस्टिनेशन का पता पहले रखो, बाद में एक्शन प्लान करो, टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। ठीक है आयुष, सो वंडरफुल टू टॉक टू यू। दिस वाज बहुत मजेदार सेशन था। आपने सीडीएस का रिटर्न एग्जाम के बारे में बताया, पूरे फंडे बताए, बुक्स बताई, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है। सो नाइस टू हियर दिस फ्रॉम यू, सो प्राउड ऑफ यू। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच। Yes, sir.